एक सेकेंड। ये एक क्वेश्चन है, एक प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए ना। हाँ हाँ। ये ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्तास वाला जो एमसीक्यू भेजा था, संस्कृत। तो संस्कृत हो या फिर प्राकृत? संस्कृत संस्कृत। ठीक है, चलिए। विजयनगर एम्पायर, इसमें इसको त्रिकी से पढ़ना है। हाँ, इससे सवाल टफ सवाल नहीं आएगा। एक ही किंग से आता है, कृष्ण देवराया। उसी से बार बार सवाल आते रहता है कि कृष्ण देवराया, कृष्ण देवराया, क्योंकि मेंशन करने लायक का किंग बस वही था। पर इसमें कुछ कुछ है जो ट्रैवलर लोग है, वो लोग को भी हम नाम तो लिख देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है वो लिखने में। ओ, तो इसका फाउंडर पूछता है कभी कभी। होता है ना, किंग वीक हो रहा है तो ये लोग भी, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट है इस तरह। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इतना उसका, मतलब जो उसका स्टेप्स वगैरह वो लेता था, उसमें इतना पैसा लॉस हो गया, ट्रेजरी खाली है, लड़ने का ताकत भी नहीं है उसके पास अभी। तो साउथ में ये सब है, पर ये लोग को अभी वो खुद पता चल गया कि ये लोग को अभी हम हरा ही नहीं पाएगा। वापस चला गया फिर। चलो कैपिटल कितना यहाँ बैठेगा, फिर वापस चला गया। इतना लोग मारे, कोई कोई तो वापस ही नहीं किया। तो इतना जान लीजिए, फाउंडर हरिहरा एंड बुक्का, ये दो इंसान हैं जो, चलो इसको थोड़ा एक लाइटली देख लेता है। ये लोग पहले इसको मुस्लिम लोग, इस्लामिक जो रूलर लोग है, ये लोग को ये बंदी बना लेता है। फिर वहाँ से वो लोग को मुस्लिम कन्वर्ट करा देता है, फिर भाग के निकल जाता है, फिर आके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है। तो देखिएगा, हाँ, ये फाउंडर पूछता है 1336 में, हरिहरा एन बुक्का। बस इतना जान लीजिए। और कैपिटल है आपका हम्पी। और सोर्सेस इसका मैक्सिमम रहला, रहला कभी पढ़िएगा, बहुत लेंदी बुक है, पर इब्न बतूता का लिखा हुआ है। तो सोर्स यहाँ से मिलता है। विजयनगर एम्पायर को बहुत तारीफ करके गया है। तो डायनेस्टी कौन कौन था वो देख लेता है। सबसे पहले आता है द संगम डायनेस्टी। फिर ठीक है, इसका फाउंडर भी साथ साथ लिख देता है, फाउंडर हरिहरा वन। फिर आपका सेकंड आता है सलूबा, संगमा सलूबा। फिर आएगा तुलुबा। सलूबा नरसीमा। फिर इसमें ज़्यादा कहानी ये सब बोलने का नहीं है, मराठा में थोड़ा कहानी सुन लीजिएगा। वीरा नरसिम्हा फाउंडर। वैसे ये लोग को याद मत कीजिएगा, हाँ, पूछेगा भी नहीं है ये लोग। हरिहरा एंड बुक्का याद कीजिए, अगर आता है तो यही आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट किंग है, कृष्ण देवराया। थोड़ा लिख, एक सेकंड, आपको लिख के देता हूं।
ये वीरा जो नरसिम्हा है उसका यंगर ब्रदर है, ये कृष्ण देवराया। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका जैसे कंक्वेस्ट कोई नहीं किया है, ये नॉर्थ तक भी पहुंच गया था, तो इसी का अंदर ही पीक में था पूरा ये जो विजयनगर एम्पायर था। और दूसरा लोग तो बस मतलब थोड़ा मेंशन कर दिया, नाम था वो लोग रूलर। तो टाइटल याद रखिएगा, आंध्र भोजा। और डोमिंगो पीस बोल के एक इटालियन ट्रैवलर होता है, वो भी इसका कोर्ट में विजिट करता है। REIGN। और क्या क्या बनाया है, he built कृष्णा स्वामी या हजारा राम स्वामी टेम्पल्स, ये भी आ जाता है। और बित्तल स्वामी, ये लिख लीजिए। और आप लोग को एक रिक्वेस्ट करेगा, कोई कोई बोल रहा था टेलीग्राम में बना के दीजिए, टेलीग्राम में बना के दीजिए MCQ। ठीक है, बना के तो दे सकता है, पर आप लोग अपना तरफ से भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना। और आज जो एक जो हम लोग का फ्रेंड है एक भेजा था कि शाहजहां है ना, बहादुर शाह जफर है लास्ट मुगल रूलर। देखिएगा, आप जितना भी MCQ करता है ना, क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा आपको, स्पेशली अगर वो अरुणाचल पब्लिश है, अरुणाचल में पब्लिश किया हुआ बुक है। और नेट में भी 2 बार चेक कीजिए, क्रॉस चेक। हम इतना मेहनत लगा है, वो फाइल आप लोग को जो जो भेजा है अपना हाथ से बनाया है, जहाँ से कलेक्ट कर करके उसमें हम आंसर आराम से टिक करके दे सकते हैं आप लोग को। पर थोड़ा अगर आप लोग सिंसियर स्टूडेंट है ऑब्वियसली, इसीलिए तो क्लास कर रहा है ना, तो थोड़ा अपना तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, मेरा रिक्वेस्ट है आप। थैंक यू। और आपका इसमें जितना भी लोग आया है ना, सब बहुत तारीफ लिखा हुआ है, तारीफ का फूल बांध के गया है विजयनगर एम्पायर को। मतलब एक होता है ना सेल्फ सफिशिएंट, और बहुत सुंदर था। अभी आज तो नहीं है रिमेन्स इसका, मैक्सिमम मतलब गायब ही हो गया। पर जितना लोग भी आया है सब तारीफ करके गया है। ये रहला में भी इब्न बतूता बहुत तारीफ करके गया है इसको। जितना लोग आएगा सब तारीफ करके गया है इसमें। जैसे निकोलो दी कोंता है जो इटालियन था, शायद हम उसको उसका जगह गलती बता दिया। और अब्दुल रज्जाक एक आएगा। और मार्को पोलो तो सबको पता है, मार्को पोलो का आपका सीरीज वगैरह भी बनता रहता है। वो मंगोल एरिया ये सब में मतलब हर जगह घूमता था मार्को पोलो। और ये डोमिंगो पेस, इब्न बतूता, ये सभी ये करता था। जितना भी है ना सब तारीफ करके ही गया है इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज। आपका देखिएगा, हाँ इसमें और एक सवाल आता है इसका, आस्त दिग्गज। आस्त दिग्गजास, ये मतलब देखिएगा इसमें लिख देगा द 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। जैसे नवरत्ना वगैरह रखा करता था पहले अकबर या विक्रमादित्य तो उसी तरह है। तो सवाल आ सकता है कि आस्त दिग्गज कौन रखता था विजयनगर एम्पायर में, मैं या रेंडमली दे देगा आपको।
फिर नीचे काइंडली एक हम ज्वाइन कराने भूल गया, संगमा सलुबा तुलुबा, उसके बाद अराबिदु। हाँ, काइंडली इसको ऐड कर दीजिएगा। अराबिदु डायनेस्टी, ये था ये लोग रूलिंग पार्ट, ये लोग था, तो शायद नाम आ जाए। फिर ये लोग का और एक सिस्टम बहुत फेमस था, नयंकारा एंड आयागर, आयागर सिस्टम। तो इसमें आपका ये डायनेस्टी बेस्ड वाला क्वेश्चन आ सकता है, नयंकारा एंड आयागर सिस्टम कहाँ चला करता था। तो इसमें क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। नयंकारा में एक मिलिट्री जो चीफ होता है उसको लेंथ असाइन कर देता है, पीस ऑफ लेंथ, जिसको बोलता है आपका अमारम। कहीं साइड में आप लोग जो ये है लिख लीजिएगा, नयंकारा का मतलब है मिलिट्री चिप्स वेयर असाइंड ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड अमारम। फिर चीफ को बोलता था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स है वो आपका है, ये माती जो आपका है। जैसे ईटानगर का कोई किंगडम है तो उसको बोलते हैं आप यूपिया को आप जाइए, वो यूपिया जो है, यूपिया अमारम जो है वो आपका राइट्स है, जाइए आप उसको रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी आपका है वो लैंड में। पर whenever किंग बोलेगा आई रिक्वायर टू सॉरी दे वर रिक्वायर टू मेंटेन एलिफेंट, हॉर्सेस और जैसे सोल्जर्स, वो लोग को मेंटेन करना है, वो जो उससे टैक्स कलेक्ट होता है, कलेक्शन जो टैक्स है। फिर जब वार लड़ना होगा किंग को, तो किंग को आप प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो है नयनकारा सिस्टम। फिर अयागर में फिर ऐसा है आपका 12 जो फेडरेटरीज होता था, जिसे आपका जमींदार वगैरह या फंक्शनरीज जो एक्सपर्ट्स वगैरह लेके रखेगा, ये 12 जैसा, फिर वो सब का नाम होता था अयागर। तो जो विलेज का जो अफेयर्स होता है, विलेज का जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स वगैरह होगा उसको ये लोग संभालेगा, अयागर लोग, ये है। वैसे डिटेल में तो नहीं आना चाहिए अभी का एग्जाम हिसाब में, पर नयंकारा और आयागर सिस्टम आपका विजयनगर एम्पायर में है, वो याद कीजिए। और कृष्णदेवराया का अष्टाधिकश याद कीजिएगा, और एक याद कीजिए अकबर का नवरत्नास, और विक्रमादित्य टू का नवरत्नास, और फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला बिंबिसारा, फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑल ओवर इंडिया रखने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। तो नयंकारा आयागर, फिर आपका इब्न बतूता, मोरक्कन, ठीक है, कहाँ से आया है वो छोड़ दीजिए। हाँ, निकोलो दी फोंताई, इटालियन है। अब्दुल रज्जाक, ये भी आया। मार्को पोलो, जो विजिटर्स लोग है ना उसको या नाम को याद कीजिएगा, शायद एमसीक्यू ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा है जो विजयनगर एम्पायर में नहीं आया था। डोमिंगो पेस, पर डोमिंगो पेस को थोड़ा याद कीजिएगा। हाँ, ये क्योंकि कृष्ण देवराया का कोर्ट में आया है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिख लीजिएगा।
ठीक है, चलो इसको मिटा देता है। फिर इसी का साथ ही साथ एक था बहामनी किंगडम, तो इसका बारे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, फाउंडर को देख लेते हैं। बहामनी किंगडम कोई बताइए तो इसका फाउंडर कौन हो सकता है? Robin Bahman sir. हाँ हाँ, Robin Bahman sir. फिरोज शाह। हसन गंगू। Robin Bahman sir. Same है तो ना, ये हसन हाँ। गंगू। ये देखिएगा, इसमें बहामनी किंगडम और जो आपका ये है ना विजयनगर एम्पायर है, लड़ता रहता था हमेशा, लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, तो उसमें ही एमसीक्यू आ जाता है कि बहामनी किंगडम और जो आपका ये है, जैसे इस तरह का एमसीक्यू आएगा, विजयनगर एंड बहामनी सुल्तान फोर्थ फ्रीक्वेंटली फॉर कंट्रोल ओवर, नीचे ऑप्शन दे देगा आपको। तो जैसे ये लोग रायचूर दोब, जो कृष्ण रिवर है ना नीचे, उसी का आसपास का जो एरिया है उसी के लिए लड़ते रहता था, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है। जो आपका देखिएगा ये रायचूर दोब, अगर आप ये को गूगल में सर्च भी मारेगा तो आपको मिलेगा ये। रिवर कृष्ण एंड तुंगभद्रा, इन दोनों का बीच। तो ये याद कीजिएगा। हाँ, तो सवाल कैसे आएगा हम बता दिया। विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी सुल्तान फोर्थ फ्रीक्वेंटली फॉर कंट्रोल ओवर, उसके बाद नीचे ऑप्शन दे देगा आपको, क्या क्या अनाप शनाप ऑप्शन आ जाएगा, जैसे रायचूर दो, बीजापुर, गोलकोंडा, इस तरह का। तो रायचूर दो को टिक करना है, और ये सवाल आया है बहुत बार। इतना काफी है दोनों के लिए। तो विजयनगर एम्पायर में जितना जानना है एक बार हम बता देगा। फाउंडर को जान लीजिए, हरिहर बुक्का 1336 में। और कौन कौन सा डायनेस्टी था, संगमा, सलुवा, तुलुवा, अराविदु, वो जान लीजिए। डिटेल उसका फाउंडर मत जानिएगा, जरूरी नहीं है, सिर्फ विजयनगर एम्पायर का फाउंडर को जान लीजिए। और कृष्ण देवराया क्या बनाया है, उसका क्या टाइटल है वो जान लीजिए। और जो जो आपका फेमस जो ट्रैवलर्स है वो लोग का नाम थोड़ा जान लीजिए, रटिएगा मत, बस ऐसे जान लीजिएगा कि ये आया था, इतना आइडिया रहना चाहिए। हम लोग को हम बताया ना, स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। आप क्वांटिटी में खो जाएगा ना, क्वालिटी स्टडी नहीं होगा, और ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन में और भी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ और सर ये थोड़ा सा इसमें एक हम यूपीएससी का क्वेश्चन देखा था। इसमें ये जो हाँ साउथ में, जैसे आप ये विजयनगर का बात कर रहे हैं ना, किंगडम का, हम्म। इसमें जो सर जो ये होता, कौन सा किंग का समय में आपका जो 1498 में ये जो हमारा ये वो आया था, क्या बोलते हैं, ये पोर्टुगीज वो था ना, हाँ हाँ, जिसको रिसीव किया था, वो कब आया था? अच्छा वो अच्छा, वो मतलब कौन सा राजा था बोलते हैं ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ओ था। अच्छा, हाँ हाँ, ये कौन सा मतलब एग्जाम का पेपर है? ये हम यूपीएससी का देखा था, उसमें ऑप्शन जो सर जो क्लियर भी नहीं था सर, डायरेक्ट नाम तो अच्छा नहीं अच्छा, दिया आप था। हाँ हाँ, आप हमको नाम बताइए तो, कौन सा ट्रैवलर का? फर्स्ट पोर्चुगीज जो इंडिया में आया था सर 1498 में, जो एक ये गुजरात सेलर का हेल्प से आया था ना। वो तो आपका ये है ना, वास्को दा गामा है। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ वही हाँ हाँ हाँ, वो उसमें आबलू मस्जिद बोल के एक ये हुआ करता था ट्रेडर, वो उसको वेलकम किया है बोलता है। तो वो हम लोग आगे देख लेगा। हाँ अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और वो क्यों आना पड़ा है वो भी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का साथ कनेक्ट करके देखेंगे। चलो ठीक है फिर। तो अभी हम लोग थोड़ा कहानी समय आ गया अभी, ये आप लोग थोड़ा बोर लगा होगा ये पोर्शन को, क्योंकि इसमें कुछ बताने का था ही नहीं ना। तो चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग माराठा देख लेता है। माराठा से भी सवाल आता है।
रोबर्स स्टेट का नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इतना अच्छा नहीं था ये लोग का, लूटमार टाइप का, तो ये सब भी था। और एडिशनल टैक्स, तो पहले तो सबसे पहले इसको तो शिवाजी को ही देखना है इसमें। ठीक है, कहाँ पैदा हुआ है वो देख लेता है। बोर्न शिवनर भोंसले फैमिली से था। फादर को एक बार देख लेता है, शाहजी भोंसले। इसका पिताजी जो शाहजी भोंसले था, मिलिट्री ऑफिसर था, एक ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो जागीर में उसको पूना जो है जागीर में मिला है, अहमदनगर जो एरिया है, अहमदनगर का मिलिट्री ऑफिसर था, तो पूना को उसको जागीर में दे दिया। तो उधर से वो थोड़ा मोड़ा रूल करता था। फिर बाद में शिवाजी जब थोड़ा पावर में आया, तभी ये अब आपका एक्सपेंशन करेगा। और शिवाजी को क्या हो जाता है, आपका इंटेंशन उसका खींच लेता है मुगल का, और उस समय रूल कर रहा है आपका औरंगजेब। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बताया था कल इन दोनों का कहानी। फिर कहानी बताएगा क्या? हाँ, फिर कहानी बताएगा क्या? कहानी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बोलिए तो। मराठा इसका और एक बार कहानी बताएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है हमको। रायगढ़, रायगढ़ में कोरोनेटेड मतलब क्या है आपका? कोरोनेटेड उसका किंग बना है 1674 में, तो डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। फिर इसी में इसका टाइटल एडॉप्ट करता है ये। सर एक बार सर गुरु का नाम बता दीजिए ना, क्लियर नहीं। दादाजी, दादाजी कोंदा देव, दादाजी KONDADEV, कोंदा देव, HAINDAVA, हैंदावा धर्म धरक, हैंदावा धर्माधरक। इसका मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। चलो, कॉन्क्वेस्ट वगैरह इसका नहीं पढ़ाएगा, पर बता देगा। और एक कॉन्क्वेस्ट इसका इम्पोर्टेंट है, जहाँ ट्रीटी साइन करना पड़ता है और इसको औरंगजेब का कोर्ट में जाना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो ये था ना आपका औरंगजेब था, इसका पीछे पड़ा हुआ है। औरंगजेब को तो पता है कि एकदम गेजू वाला इंसान था वो। तो शाइस्ता खान जो उसका अंकल था औरंगजेब का, उसको भेजता है इसका अगेंस्ट में, जाओ इसका अगेंस्ट ये करो, तो लड़ाई करो, जाके इसको पकड़ के लेके आओ इस तरह का, या हराओ। तो शाइस्ता खान कुछ कर नहीं पाता है। तो फिर बाद में प्रिंस मोजम, उसका जो बेटा है बहादुर शाह, उसको भेजता है औरंगजेब, तो वो भी कुछ कर नहीं पाता है। देन ऑन हिज फेलियर, वो बाद में राजा जय सिंह को भेजेगा इसका अगेंस्ट में। तो राजा जय सिंह को याद याद रखना है। हाँ? राजा जय सिंह ये एक राजपूत किंग है, किंग ने सॉरी राजपूत एक कमांडर है। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो ये सक्सेस हो गया इसको सराउंड करने में, मतलब घेर लिया एक दिन। पुरंदर, जो फोर्ट ऑफ पुरंदर है माराठा एरिया का, तो वहां घेर लिया। फिर यही में इन दोनों का ये ट्रीटी को याद कीजिएगा। ये ट्रीटी में क्या क्या है वो सब नहीं आएगा। ट्रीटी ऑफ
पुरंदर, ये किससे रिलेट है वो या जान लीजिएगा। तो ट्रीटी साइन करना पड़ा है ये राजा जय सिंह और ये औरंगजेब के साथ शिवाजी को। तो शिवाजी एक मतलब ह्यूमिलेशन ट्रीटी जैसा ही था। तो जितना पोर्ट वगैरह वो पहले मुगल से छीन के रखा हो उसको वापस करना है, और 1 लाख जैसे 25,000 का आपको रेवेन्यू सेंड करना है, इस तरह का ट्रीटी साइन करना पड़ा है। फिर उसी ट्रीटी में बोलता है आपको कि आपको ये का कोर्ट में आना पड़ेगा ये औरंगजेब का। तो जाता है एक दिन 1666, हाँ उसमें जाता है, पर झगड़ा हो जाता है, फिर उसको बंदी बना लेता है, वहां से भाग के निकल जाता है। फिर बेतेल वगैरह फिर लड़ता है, बेतेल ऑफ सलहेर, बेतेल ऑफ सलहेर 1672 एडी में, जिसमें शिवाजी मुगल को हराता है। फिर इसी का भी प्रॉब्लम था, रायगढ़ में डिसेंट्री होके मर जाता है 50 ईयर्स में। फिर बहुत सारा लोग को डिसेंट्री खा देगा, आपका किंग लोग को खा चुका है। और पुराना लोग तो बहुत सारा लोग मलेरिया वगैरह से भी मरा है, पर उस समय शायद एग्जैक्टली वो मलेरिया है बोल के किसी को पता नहीं था। कौन सा शिवाजी? हाँ हाँ, डिसेंट्री होके मर जाता है। सर लेकिन डिसेंट्री क्यों होता था? वैसे पता नहीं, उस समय जैसे आज का जैसे हाइजीन मेंटेन नहीं होता था होगा, तो ये लोग तो लड़ाई वगैरह करते रहता था, तो कहीं फोर्थ में दूर दूर जगह चला गया तो एक कॉम्प्रोमाइज करके खाना पीना पड़ता था होगा, क्योंकि युद्ध करते रहता है ना। जी, आप खुद का प्रॉपर जब ध्यान दे सकता है ना, तब देखिएगा बीमार भी नहीं होता है। बिजी रहने से ही बीमार होता है ज्यादा, या ज्यादा सुस्ती होने से। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक बार जाता है। तो शिवाजी में आपको याद रखना है गुरु कौन है उसका, और बेतेल ऑफ सलहेर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और यह ऐसे सवाल भी आ सकता है कि जब शिवाजी पीक में था अपना पावर में, तो मुगल किंग कौन था उस समय? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, कहीं ऐसे घूर के भी आ सकता है। तो रिलेशन जानने के लिए इसलिए हम इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। फिर शिवाजी मरने के बाद ही थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। उसका शिवाजी का बेटा देख लीजिएगा, सांबाजी नाम का एक बेटा था, और एक था राजा राम। शिवाजी मरते ही दोनों लड़ना शुरू, वार ऑफ सक्सेशन। तो देखिए कहानी बोल लेगा, इसको हम नहीं लिखा पाएगा, हाँ सॉरी, और इससे आएगा भी नहीं है सवाल। तो सांबाजी जो है जीत जाता है और राजा राम को जेल में बंद कर देता है। और जब सांबाजी रूल कर रहा होता है, इसका औरंगजेब का एक रिबेलियस एक सन होता है जिसका नाम है अकबर तू, उसको ये फना दे देता है, मतलब शेल्टर दे देता है। तो औरंगजेब सोच रहा है अच्छा ये हमको सीधा चैलेंज, मेरा दुश्मन को वो घर में बिता रहा है, मतलब कि मेरा भी दुश्मन है वो। तो बाद में इसको क्या किया, अटैक करके सांबाजी को मार दिया। बताया था ना, सांबाजी को जब एग्जीक्यूट करता है तभी पूरा सबका एक होता है ना सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है, ये का माराठा लोग का, कैसा ऐसा कर सकता है, हम लोग का रूलर को वो कुछ भी नहीं सोचता है, तो हम लोग को क्या सोचेगा, इस तरह का। फिर इसको अटैक मारने के बाद इसका एक बेटा होता है साहू, जो उस समय 7 इयर्स ओल्ड था बोला है। तो इसको मुगल लोग उठा के ले जाते हैं, देखिएगा हाँ मुगल लोग कैसे चाल चलाएगा। अभी इसको मतलब कैप्टाइव कर दिया। फिर अभी ये जेल में है राजा राम, तो राजा राम को फिर से किंग बना दिया। अभी राजा राम किसका बेटा को? साहू जो साहू ना, हाँ साहू जो ये सांबाजी का बेटा। तो सांबाजी को मार के साहू को ये मुगल लोग उठा के ले गया, अभी बच्चा था वो। तो देखिएगा राजा राम जेल में था, उसमें बंद किया था इसको। राजा राम फिर निकल के आएगा
तो उसको फिर किंग बना देगा। तो औरंगजेब 1797 में जब औरंगजेब मर जाएगा, उसके बाद बहादुर शाह जब आएगा तो वो फिर चाल चलाएगा, शाहू को फिर रिलीज कर देगा। तो शाहू तो ऑब्वियसली मेरा पिताजी किंग था, अभी ये भी क्लेम कर रहा है हमको भी किंग बनना है। राजा राम भागते 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 मर ही जाता है एक दिन, मतलब मुगल से लड़ ही नहीं पाया अच्छे से। तो इसका एक विदो था जिसका नाम था ताराबाई। तो ताराबाई जो अपना एक शिवाजी तू बोल के एक बेटा था राजा राम, और इसको थ्रोन में बिता रहा है, और ये शाहू भी क्लेम कर रहा है थ्रोन को। इन दोनों का बीच में अभी क्लैश होगा। तो मुगल का चाल देखिए, हम लोग को कुछ नहीं करना है, शाहू को छोड़ दो, जाके वो लोग खुद ही लड़ेगा उधर। तो इसी में शाहू को एक इंसान है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ, ये हेल्प करता है ताराबाई को हराने के लिए, तो हरा भी देता है। फिर ये खुश हो जाता है शाहू। फिर ये बालाजी विश्वनाथ को पेशवा डिक्लेयर कर देता है। पेशवा, पेशवा मतलब मोर देन दे आपका प्राइम मिनिस्टर जैसा है या चीफ मिनिस्टर। तो यही से आपका शुरू होगा पेशवाशिप। अभी शिवाजी वाला वो सिंगल रूलर खत्म, मतलब डायरेक्ट किंग वाला, अभी किंग नहीं हुआ, पेशवा। ठीक है, चलो इसको मिटा के, अभी शिवाजी खत्म नहीं हुआ है, शिवाजी का और लिखना बचा है। तो शिवाजी का याद कीजिएगा। हाँ, काइंडली आप लोग इसको खुद गूगल कर लीजिएगा। आस्त प्रधान, 8 मिनिस्टर्स। और आस्त दिग्गज किसका में था, कोई बताइए तो। आस्त दिग्गज, कृष्णदेव राय। हाँ ऐसे याद कीजिएगा। हाँ, और जो नवरत्नास में भी कंफ्यूज नहीं होना है आपका, कौन कौन था। तो अस्त्र प्रधान में बहुत सारा है, पेशवा, प्रतिनिधि, सचिव, सुमंत, सेनापति, मंत्री, ये सब आप अगर थोड़ा देखना है तो गूगल कर लीजिएगा काइंडली। और ये लोग का जो टैक्स है वो लिख देगा। ये टैक्स के वजह से ही आपका अहमद शाह अब्दाली से लड़ना पड़ेगा। चौथ एंड सरदेश मुखी याद कीजिएगा। हाँ, ये भी आ सकता है। तो चौथ का मतलब है आपका टैक्सेस लेविड ऑन दोज लिविंग आउटसाइड माराठा रीजन। जो सॉरी, जो सरदेश मुखी है वो है एडिशनल टैक्स। मतलब जब वार कभी कर रहा है, वार में पैसा बहुत लॉस होता है, तो फाइनेंशियली वीक हो जाता है, तब बोलेगा वो जो चौथ में से और 10% और बढ़ाइए तो टैक्स, इस तरह का। फिर आपका पेशवा, माराठा अंदर द पेशवास। अभी देखिएगा, किंग नहीं है, पेशवा है। तो फर्स्ट जो है बालाजी विश्वनाथ, सेकेंड आएगा बाजीराव, याद होगा बाजीराव।
चीते की चाल वाला बाजीराव मूवी देखा होगा। सबसे बड़ा बेटा था बालाजी विश्वनाथ का। तो आपका इसी का समय में इसको ऐसे लिख सकता है, Maratha's power reached its zenith, इसका समय ही पूरा पीक में था। फिर थर्ड आएगा आपका बालाजी बाजी राव। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ता है हम लोग, बालाजी बाजी राव। देखिएगा साइड में कहीं लिख लीजिएगा। हाँ, बालाजी बाजीराव के समय ये लोग जैसे मुगल को बोल के रखा है कि ये जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक्चुअली उस समय मुगल किंग था आपका अहमद शाह, जो लेटर मुगल किंग था, कहीं लिख लीजिए अहमद शाह, कि उसको बोलता है जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो एनिमीज होगा आपका, उसको हम लोग देखेगा, मराठा लोग बोल रहे हैं। पर उसका बदली हम लोग को जो चौथ है, ये हम लोग का नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है और टोटल जो रेवेन्यू है आगरा और अजमेर का, उसको हम लोग को कलेक्ट करने दीजिए। तो अभी मुगल लेटर मुगल किंग भी तो आपका नाम का किंग है, तो भी चलो ठीक है, आप टैक्स ले लीजिए, पर इंटरनल या एक्सटर्नल कभी भी अगर रिबेलियन हुआ आप लोग देख लीजिएगा। तो लोग बोल रहे ठीक है होगा। अभी ये एग्रीमेंट भारी पड़ जाएगा मराठा को, इसी एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है। तभी एक आएगा आपका जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानी था और जिसको दुर्रानी भी बोलता है, ये एंटर करेगा इंडिया में। तो अभी देखिएगा ओब्लिगेशन लेके रखा हुआ है, अभी उसको आपको लड़ना ही है। और कहाँ से आ रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आ रहा है इंडियन। तो अहमद शाह अब्दाली आके लड़ेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये डेट तो रट लेना है आपको, और कौन कौन का बीच में लड़ाई हुआ है वो जानना है। 1761 मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। और मूवी अगर कोई देखा होगा तो कमांडर है जिसमें वो रणवीर सिंह, क्या था, रणवीर कपूर, वो जो रोल किया है वो है सदाशिव राव। और जो छोटा बच्चा होता है वो है विश्वास राव, जो बालाजी बाजीराव का बेटा हुआ करता था। और सदाशिव राव उसका नेफ्यू कुछ है, और वो कमांडर भी है। ये वार का कमांडर है सदाशिव राव। तो वार तो जम के लड़ाई होता है, पर सदाशिव राव मर जाता है, विश्वास राव भी मर जाता है। ये खबर लेके एक किंग जो बैठा हुआ है, खबर लेके तक कोई पहुंचता है, तो किंग वो खबर सुनते ही हार्ट अटैक हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्योंकि वो हार मतलब है आपका मराठा खत्म। एक होता है ना दूसरा लोग भी, मराठा को तो कोई भी आके हरा के चला जाता है, तो एक होता है ना इज्जत ही नहीं है आपका। ये ही वार के बाद आपका समझ लीजिए कि मराठा बस एक पपेट रूलर जैसे ही बन के रह जाएगा। पीछे जो जो बाद में बाजीराव तू वगैरह रूलर आएगा, वो सब ब्रिटिश का हाथ में इतना उसको नचाएगा, जिसको बोलता है एंग्लो मराठा वार। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बैटल को देख लेता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, क्लियर कर रहा है। हाँ, इसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। डेथ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कौन कौन था वो जानना। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो वार में डिटेल जाना जरूरी नहीं है। कमांडर था अर्जुन कपूर, सदाशिव राव,
विश्वास राव बोल के है, वो एक्चुअली उसका बेटा था, सन था बालाजी बाजीराव का। तो दोनों का मतलब मरने का खबर सुनते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोज ऑफ डाउनफॉल अगर मराठा का देखा जाए तो अभी तक डाउनफॉल तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो नेचर, मराठा स्टेट का जो नेचर है, रोबर्स स्टेट देखिएगा, चौथ सरदेशमुखी ही कलेक्ट कर रहा है अपना एक प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे ये लोग मुगल लोग बनाया था इस तरह का है ही नहीं वो लोग का। तो लूटपाट, और वो लोग का साथ एक जुड़ा रहता था पिंडारी। तो पिंडारी का रीजन बता के भी ब्रिटिश वो लोग को अटैक करेगा एक बार। फिर इकोनॉमिक इशू तो होता ही था, प्रॉपर मेंटेन नहीं था, स्टेबल नहीं था, यूनिटी नहीं है, इन्फेरियर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अगेंस्ट ब्रिटिश, और सुपीरियोरिटी ऑफ क्या है इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज। डिप्लोमेसी भी था ही नहीं है ये लोग का, कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है ही नहीं, समझ लीजिएगा, बस लड़ते रहो और एक दूसरा में यूनाइटेड है नहीं। क्या लिखा है विश्वास राव जो? हाँ सन है, सन बेटा है। तो इसमें एक हल्का सा एक सवाल आता है, हाँ इसको हम थोड़ा मेंशन कर देगा, पर डिटेल नहीं जाएगा इसमें। वार वार ड्यूरेस सॉरी कोर्स ऑफ वार से तो सवाल कभी आता ही नहीं है। एंग्लो मराठा वार आपका ये कैसे शुरू होता है देखिएगा। बाजीराव वन का बेटा था आपका रघुनाथ राव, और एक था जो अभी वार में हार्ट अटैक हो गया था, बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब भी बोलता है बालाजी बाजीराव को। तो रघुनाथ राव को किंग बनना है, बालाजी बाजीराव अभी बन रहा है, तो ये मर चुका है। इसका हम एक्चुअली ओरिजिन बता रहा है, ब्रिटिश कैसे एंट्री हुआ है। तो बालाजी बाजीराव थ्रोन मरने के बाद रघुनाथ राव पूरा वेट कर रहा है, हमको किंग बनना है अभी, मतलब बन ही गया ऐसा सोच रहा है खुद को। तो बाद में सब मीटिंग सीटिंग होके नारायण राव को किंग बना दिया। टेंशन, अरे भाई हम यहाँ इतना सीनियर बेटा हुआ है, कहाँ का कल का एक लौंडा को बिता दिया यहाँ, टेंशन हो रही है। तो ये क्या कर दिया, ही हैड बीन किल्ड, मरा दिया। मराने के बाद अभी श्योर हो गया हमें किंग बनेगा। तभी एक नया बच्चा जो नया नया पैदा हुआ है, नारायण राव, जो न्यू बोर्न बेबी था, उसको फिर किंग बना दिया। अभी ये सोच रहा है अरे एक को तो मारा था किंग बनने, ये तो बच्चा को फिर बिता दिया। ये टेंशन अभी इसका पास, रघुनाथ राव के पास और कोई एक इस समय कहीं लिख लीजिएगा, नाना फडणवीस, जो चाणक्य ऑफ मराठा बोलता है, शायद आ जाए सवाल। ये लोग ही मीटिंग करके नारायण राव को बिठा दिया, क्योंकि ये लोग को पता है रघुनाथ राव का इंटेंशन ठीक नहीं है, और नारायण राव को भी वो मरा दिया है। वो ये क्या है, और सॉरी ये यहाँ हम देखिएगा सेम सेम नाम लिख दिया, इसको काइंडली काट लीजिए। ये नारायण राव हम 2 बार लिख दिया। बालाजी बाजीराव के बाद आपका है माधव राव, माधव राव। तो माधव राव को मारने के बाद फिर नारायण राव को बिठा दिया, नया बच्चा को। तो नाना फडणवीस लोग मीटिंग करके, ये बहुत दिमागदार था इसलिए चाणक्य आपका ये बोलता है, चाणक्य तो याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य वन का। तो अभी रघुनाथ राव क्या करेगा, ये जाके ब्रिटिश का हेल्प लेगा, हमको हेल्प कीजिए। तो ब्रिटिश तो मौका ढूंढ रहा था, मिल गया, ट्रीटी साइन कर लिया ब्रिटिश के साथ। उसके बाद ब्रिटिश इसको क्या बोल रहा है, ठीक है आपको हम लोग 2500 सोल्जर्स दे रहा है और बैक सपोर्ट भी है हम लोग का, उसका बदली आप हमको सलसत्ते और जो बसेन एरिया है वो हमको दे दीजिए। तो रघुनाथ राव बोल रहा है ठीक है ले जाइए, हमको बस हराना है। तो ब्रिटिश जो क्या किया बाद में, इसको एक पपेट जैसा एक बना दिया ये को, रघुनाथ राव को। तो ब्रिटिश का चाल तो बहुत अच्छा था वो लोग का। तो रघुनाथ राव शुरू में वार तो जीता है, फिर भी क्या हुआ, बाद में उसको पेंशन दे दिया। ब्रिटिश बोल रहा है अभी तुम और ज्यादा ये उछल कूद मत करो, तुम पेंशन ले लो, चुपचाप बैठ जाओ उधर,
मना करेगा तो हम लोग फिर हम दोनों में दुश्मनी हो जाएगा। तो पेंशन दे के बिता दिया, महीना महीना में पेंशन खाते रहो, इस तरह का। तभी इतना बेतेल हो जाता है। फर्स्ट माराठा एंग्लो माराठा वार होता है, तो इसमें बाद में वो लोग एक ट्रीटी साइन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ही इतना देर तक लेक्चर मारना पड़ा है। ये ट्रीटी ऑफ सलवाई सीधा लिखा देने से आप लोग कंफ्यूज होना था बोल के। ट्रीटी ऑफ सलवाई जो आपका 1782 में ब्रिटिश और मराठा का बीच में साइन होता है, और इसका सवाल ऐसे आएगा, दिस ट्रीटी ended the first एंग्लो मराठा वार। तो जान लीजिएगा ट्रीटी ऑफ सलवाई। मराठा वार का आपका डेथ सेट मत पड़िएगा, इतना तब से नहीं आएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल का ही जब आप एग्जाम देने जा रहा होगा एपीसीएस में, तब भी बहुत मुश्किल से पूछेगा आपको डेथ। पर कुछ कुछ डेथ है जिसको आप याद करना है। देखिए पानीपत का 3 बेतेल ऑफ प्लासी जो आगे हम लोग देखेगा, और बाद में मॉडर्न का कुछ कुछ है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, बताते जाएगा वो सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर जो अभी तृतीय करके सब शांति से बैठा हुआ है, तब एक पेशवा आता है जिसका नाम है बाजीराव तू। ये एक दिन जो रघुनाथ राव का ही बेटा है, ये होलकर प्रिंस को मार देता है। जैसे सिंधिया, भोंसले, होलकर, ये सब डिवाइडेड था पूरा वो मारा था, तो इतना डिटेल नहीं जाएगा उसमें। बाजीराव तू जो होलकर किंग को मार के बहुत डरपोक था बोला है, ये भाग गया, फिर जाके खुद का थ्रोन को भी छोड़ के भाग गया, ब्रिटिश का हेल्प ले रहा है, जाके साइन करता है। ये ट्रीटी भी पूछता है, ट्रीटी ऑफ बसेन कौन साइन किया है, ऐसे आएगा सीधा सवाल। कौन साइन करता है? बाजीराव तू। तो इससे आपका क्या हो जाता है, सब्सिडरी जो अलायंस था लॉर्ड वेलेस्ली का, वो साइन करने का बराबर हो गया। और सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया मतलब आप समझ लीजिए इसका अंदर। तो यही से आपका फिर सब गुस्सा हो गया, होलकर, सिंधिया, भोंसले वगैरह। हम लोग भी यहाँ बैठा हुआ है, वो बाजीराव तू अकेला कैसे डिसाइड करेगा कि वो ये का फेट को, माराठा फेट को, ब्रिटिश को गुस्सा होकर लड़ता है, उसी को बोलता है सेकेंड एंग्लो माराठा वार। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिश फिर बहाना लेके आता है। एक दिन पिंडारी का ये एक्सक्यूज लेके आता है, इस तरह बहुत सारा है, तो उसको हम लोग नहीं देखेगा। आपको 2 ट्रीटी याद रखना है अभी जो लिखाया है। जो ट्रीटी से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड हुआ है, और ट्रीटी ऑफ बसेन कौन सा पेशवा जो साइन किया है, वो दोनों को आप याद करना है बस। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में आ जाता है, जिससे सवाल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, वो है राइज ऑफ। हम लोग अभी मॉडर्न का तरफ जाते जा रहे हैं, मॉडर्न बहुत सामने हो गया। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। औरंगजेब 1707 में मरने के बाद सबको पता चल गया अभी का रूलर बहुत वीक है, तो वो लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। उसमें से बहुत सारा है, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, सिख। तो इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है बंगाल को देखना है, और बंगाल क्यों इम्पोर्टेंट है वो पता चल जाएगा थोड़ा देर में। बंगाल में एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। तो ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर इसका बाद कौन आता है, शुजा उद्दीन।
फिर सरफराज खान। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहे। क्या स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है? जी सभी का तो ठीक ही चल रहा है, पता नहीं, थोड़ा मेरे को एक देखा। वेट करके देखिए। अली वर्दी खान, ये सब नहीं आएगा। आपको मुर्शिद कुली खान को याद रखना है, हम सिर्फ क्रोनोलॉजी लिखा दे रहे हैं। सिराज उद-दौला, कोई बताए तो सिराज उद-दौला का नाम देखने से कौन सा बेतेल याद आता है? बेतेल ऑफ प्लासी। प्लासी। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बेतेल है। प्लासी। इंडिया का हिस्ट्री पलट के रख दिया है, ऐसे बेतेल है ये। तो इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देगा। सिराजुद्दौला आ गया, अभी रूल कर रहा है, नवाब है ये। जैसे सैफ अली खान का पिताजी लोग भी क्या था, नवाब था ना, इस तरह का छोटा छोटा एरिया का नवाब रहता है। तो नवाब रूल कर रहा है, और ब्रिटिश यहाँ बहुत बदमाश हो चुका है यहाँ तक। तो ब्रिटिश को एक आपका ये किंग था, मुगल किंग, जिसका नाम था आपका फर्रुख सियार। फर्रुख सियार जो एक वो लोग को एक राइट्स देता है, जिससे दस्तक इस बार आया था 10 मार्क का। क्या है दस्तक, सीधा पूछ दिया था। ये एक्चुअली एक्सपोर्ट ट्रेड परमिट है, ब्रिटिश को दिया था ये। ठीक है, आप लोग ट्रेड परमिट आपको दे देगा, एक्सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो इसका मिसयूज कर रहा है अभी ब्रिटिश लोग कि मतलब क्या में टू इवेड टैक्स ऑफ बंगाल या टैक्स ऑफ आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल को चला रहा है, तो ऑब्वियसली उसी का रूल चलता है। तो उसका जो टैक्स वगैरह जो रेगुलेशन है, उसको ये लोग क्या कर रहा है, इवेद कर रहा है। तो पूछता है क्यों, तो बोल रहा है हम लोग के पास दस्तक है। जबकि दस्तक देखिएगा, इवेद टैक्स इवेजन का ये नहीं है, जरिया नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रेड है। इसको मिसयूज कर रहा है ये लोग। तो ये टेंशन हो गया है सिराजुद्दौला, ये मेरा ही अंदर आके, मेरा किंगडम में आके कैसे ऐसे कर रहा है। तो पहले से थोड़ा झगड़ा चल रहा था। फिर ब्रिटिश लोग इसका एक ये को भी एक अंती है इसका, गश्ती बेगम बोल के, उसको भी साथ दे रहा है, क्योंकि सिराजुद्दौला का दुश्मन था। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसका सिराजुद्दौला का एक कमांडर हुआ करता था, मीर जफर। मीर जफर को अपना साइड कर लिया। वो भी कैसे बोल रहा है, मीर जफर को हम लोग सिराजुद्दौला को आज या कल तो हराना ही है, ब्रिटिश को तो ये जीत नहीं पाएगा, तुम क्या बोलता है। तो ये बोल रहे ठीक है ये कीजिए, पर हमको नवाब बना दीजिए। तो ब्रिटिश लोगों को बोला ठीक है, हारने के बाद तो तुम ही नवाब बनो। तो मीर जफर पूरा लालच में आ गया, गद्दार हिंद नाम है इसका, कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का। तो ऐसे बोलता है कोई कोई कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ भी नहीं है कभी। तो चलो उससे पहले हम लोग देख लेता है, एक होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी हो जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें शुरुआत में एक लड़ाई होता है सिराजुद्दौला और, इसको याद रखिएगा हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश का बीच में एक फाइट हो जाता है। उसके बाद 146 इंग्लिशमैन को पकड़ के लेके आता है सिराजुद्दौला, फिर जबरदस्ती लॉज कर देता है छोटा सा एक प्रिजन रूम में। तो सफोकेशन हो के सुबह तक सिर्फ आपका 146 से 23 बच जाता है, सब सफोकेशन होके मर गया, सफोकेट होके। तो ब्रिटिश लोग सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाया ये खबर। फिर ये है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो भाग गया ब्रिटिश लोग हार के। पर सिराजुद्दौला का क्या गलती हो गया, ये अगर बंगाल है, ये समझ लीजिए बे ऑफ बंगाल एरिया है, यहाँ वो लोग भागा नहीं है, यहाँ रिट्रीट होके बैठा हुआ है ब्रिटिश। ट्रॉय मूवी देखा होगा ब्रैड पिट का, मैक्सिमम यहाँ देख चुका होगा ट्रॉय। ट्रॉय में भी तो ऐसा ही होता है ना, भागता नहीं है वो लोग, पर वो लोग मतलब गलत अनुमान लगा लेता है कि वो लोग भाग गया, शिप को कहीं छुपा के रखा हुआ है वो साइड में, और यहाँ एक गोरा बना देता है ना। ये ट्रॉय में जो वो लोग का वो ग्रुप होता है। तो यही कहानी जैसा ही है। तो ये लोग सोचा है, अभी ये सिराजुद्दौला भी सोच रहा है हाँ भाग गया, पर ब्रिटिश बैकअप प्लान बना के बैठा हुआ है। इसका जो मद्रास और बॉम्बे वगैरह में जो इसका आर्मी वगैरह है ना, वो लोग का पूरा बैकअप आ रहा है यहाँ से, सिराजुद्दौला को आइडिया नहीं है। फिर यहाँ से आके अटैक करेगा, उसी को बोलता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा किस लिए वार हुआ है ये लोग का। 1757
ये पूरा इंडिया का हिस्ट्री ही चेंज कर दिया पूरा। ये बेतल में आपका देखिएगा सिराज लिखिएगा, हाँ, सिराज वर्सेस ब्रिटिश। और इस समय लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही खूंखार वाला एक गवर्नर था ये। तो हरा देता है। तो कोई कोई बोलता है ये बेतल कभी हुआ भी नहीं है। मिला दो आर्मी, दो तरफ से सब दोनों खड़ा हो गया, फिर हाथ मिला लिया, फिर सिराजुद्दौला को जाके मार दिया। तो चलो वो हुआ ना हुआ उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं करेगा। और रॉबर्ट क्लाइव जो इतना पैसा कमा लिया था बोला इंडिया में, वापस जब इंग्लैंड में सब इसको जलने लग गया बोला, इतना पैसा कमा के आया है, सोच रहा है सब। फिर इसके बाद क्या कर दिया मीर जफर को, इसको थोड़ा हम डिटेल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। मीर जफर को फिर क्या कर दिया आपका, मीर जफर वाज मेड नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब बना दिया इसको मीर जफर को। अब मीर जफर भी खुश, ब्रिटिश भी। बंगाल बिहार उड़ीसा मेरा कंट्रोल में है, सोच रहा है मीर जफर, पर गलत सोच रहा है वो। ब्रिटिश इसको इतना परेशान कर दिया कि मतलब नाम का है, बस नाम का नवाब। तो ये भी रियलाइज कर दिया हम बहुत गलत कर दिया अपना नवाब को मरवा के। तो ये अभी ट्राई कर रहा है, डच लोग का हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रिटिश को पता चल गया इसका इल इंटेंशन का बारे में। तो ब्रिटिश लोग अभी इसको बोल रहा है तुम निकल जाओ। तो ये निकलना पड़ा। फिर इसका बदली बिठा देगा मीर कासिम। तो उसको देखता है नेक्स्ट। चलो तो इसको नेक्स्ट स्लाइड जाएगा। चलो ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं है तो सबका लिख लिया। फिर आएगा आपका मीर कासिम। तो मीर कासिम को बिठा दिया। अभी मीर कासिम को भी पता चल गया ये ब्रिटिश लोग हम लोग को शांति से रूल करने देगा नहीं। तो ये अलायंस बनाएगा किसके साथ, शुजा-उद-दौला बोल के एक रूलर हुआ करता था, शुजा-उद-दौला एंड, ये नाम याद रखिए, हाँ आ जाता है, शाह आलम टू, जो मुगल किंग था इस समय। शुजा-उद-दौला प्लस शाह आलम प्लस मीर कासिम, तीनों मिल के अभी ब्रिटिश को लड़ेगा। उसको बोलता है बैटल ऑफ बुक्सर। ये बैटल भी पूछता है 1764। और ये तीनों में क्या होगा आपका, ये लोग तीनों को क्या होगा, हरा देगा। फिर ट्रीटी साइन करेगा जिसको बोलता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ही बस ब्रिटिश को कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर देता है आपका ब्रिटिश, जो दीवानी राइट्स ले लेता है। और वो होता क्या है ये बताएगा। और निजामत राइट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट है वो किंग लोग को दे देगा, ये रूलर लोग को। रॉबर्ट क्लाइव एक कंक्लूड करता है ट्रीटी जिसमें बोलता है कि मुगल एम्पेरर जो शाह आलम टू है उसको बोलता है ठीक है आप भी पेंशन वगैरह लेके बैठ जाइए आराम से, पर दीवानी राइट्स हम लोग का रहेगा, बिहार बंगाल उड़ीसा। और बिहार बंगाल और उड़ीसा जैसा जहां में इतना टैक्स कलेक्शन होता है उसको ब्रिटिश अभी दीवानी राइट्स उसका मिल रहा है। दीवानी राइट्स मतलब आपका है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, लिख लीजिएगा, हाँ, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो देखिए आप इतना चालू से एक इसको बोलता है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव, ये भी आ सकता है। हर एक सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव जो दीवानी राइट हम लोग का है, हम लोग जितना रेवेन्यू कलेक्शन करना है करेगा। निजामत राइट आप लोग का, उसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, मतलब दिन भर आप काम करो, सैलरी लेने का समय ब्रिटिश आके ले जाएगा। पर मजबूर था, साइन तो करना ही पड़ा है। इसके बाद इतना टैक्स कलेक्शन होगा ब्रिटिश का, तो ये लोग का जो पैरामाउंट पावर बनने का जो सपना था इंडिया को, अभी कोई नहीं रोक पाएगा। मराठा खत्म हो चुका है,
माइसोर खत्म हो गया। सिख लोग तो इतना स्ट्रॉन्ग था, पर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन में स्ट्रॉन्ग था। अभी कोई है ही नहीं कंटेंडर इसका। अभी कंटेंडर होगा इसका कौन? फ्रेंच। फ्रेंच को भी बाद में बेतेलो बुआंदीवास लड़के हरा के भगा देगा। तो इतना रेवेन्यू कलेक्ट करने से क्या होगा? मोर एंड मोर सोल्जर रिक्रूट कर सकेगा, मोर एंड मोर वेपन, स्टेबल हो सकेगा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इसलिए बोलता है ये पूरा तख्त पलट वाला बेतेल है। प्लासी, बुक्सर, तृतीय इलाहाबाद। इसके बाद ब्रिटिश को कोई रोक ही नहीं पाया 1947 तक। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 का प्रेशर था इसलिए, और चर्चिल को आपका ये हरा दिया था। वो ये में प्राइम मिनिस्टर नया एटली आ गया था, तो वो देखता है वो आ गया। नहीं तो ब्रिटिश को हरा ही नहीं पाना था। आज तक भी शायद रूल में, आज नहीं, अभी तो एलपीजी का समय है। कोई बताइए तो एलपीजी का क्या फुल फॉर्म है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को छोड़ के। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हाँ 1991 जैसे में एडॉप्ट किया है, तो अभी का समय तक तो नहीं होना था शायद, फिर भी। तो लिख लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट स्लाइड। चलिए आप लोग भी थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, तब हम एक कहानी बोलते रहेगा, लिखेगा, हम भी नहीं लिखेगा, हाथ को रेस्ट देता है थोड़ा। अभी देखिए ये जो हम लोग सेक्शन पढ़ने जा रहा है ना, बहुत ऊट पतंग वाला सेक्शन है। पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी जैसे हम लोग मुगल वगैरह एंशियंट में देखा, ऐसा नहीं पढ़ सकता है इसको। सब एक दूसरा साइड बाय साइड कहीं ना कहीं कहानी चल रहा है। जब तक आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में नहीं हो जाएगा, तब तक पूरा रैंडम पढ़ना। में हम थोड़ा कहानी बता के देखे, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार जाता है, शायद कोई हिस्ट्री ऑप्शनल वाला हो तो पता चलेगा। पहले एक कॉन्स्टेंटिनोपल एक एरिया है जिसमें क्रिश्चियन रूल हुआ करता था। तो मेडिटेरियन सी वगैरह को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। याद होगा सुएज कैनल, लास्ट टाइम एक कोई बताए तो कौन सा शिप था ब्लॉक करके रखा था इतना दिन तक सुएज कैनल को? एवरग्रीन। शिप एवरगिवन। हाँ हाँ याद कीजिएगा। हाँ एवरगिवन, एवरग्रीन जो उसका कंपनी का नाम है, जो चला रहा है उसको, कॉर्पोरेशन का नाम है एवरगिवन है जहाज का नाम। तो यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल में इतना स्ट्रॉन्ग रूल चलता था, इस तरह का वाल है, यहाँ एम्पायर है, यहाँ वाल ऐसे, इतना स्ट्रॉन्ग वाल, आप इसको तोड़ते तोड़ते ही मर जाएगा ऐसे। कभी नेट वगैरह में देखिएगा, इसको कोई नहीं हरा पा रहा है। बाद में एक मोहम्मद टू बोल के गेजू वाला एक आएगा, ओटोमन एम्पायर का एक किंग था, वो इस प्लान कर रहा है इसको हम कैसे तोड़े। सब लोग जितना अटेम्प्ट किया है वो तो कर ही नहीं पाया। आप यहाँ तोड़ रहा है, वो लोग यहाँ से आके आपको आराम से आर्चर वगैरह से मार रहा है, और इतना एडवांस तो नहीं था, बम वगैरह से सीधा उड़ा दिया। तो ओटोमन एम्पायर के एक मोहम्मद टू बोल के एक है, इसको ये डिटरमाइन था कि हमको हराना ही है इसको, ये नहीं हराएगा ना हम लोग का इस्लामिक जो अभी ये इन्वेजन है हो नहीं पाएगा, इस तरह का ये सोच रहा है, क्योंकि ट्रेड रूट को कंट्रोल करके रखा हुआ है पूरा टोटली। और ठीक है वो यूरोप का अभी छोड़ दीजिएगा, यूरोप का अभी बताएगा। तो
एक पिताजी और एक बेटा होता है, नाम तो अगर टू बी ऑनेस्ट हमको भी याद नहीं है। तो उन दोनों जो है तोप वगैरह बनाता है, तो उसको मोहम्मद तू आके बोलता है आप लोग तोप बना पाएगा? ऐसा तोप बनना ये आज तक दुनिया कोई नहीं देखा है, कैनन। तो ये बोलता हाँ बना पाएगा, पर हम लोग को जैसे मांग लिया कि $10,000 चाहिए इस तरह का अगर बोल दिया, तो ये बोलता है आप डबल दे देगा, आप सिर्फ बनाओ गिवन टाइम में। बड़ा बड़ा तोप बना के ला दिया, पर ये एक तोप का एक प्रॉब्लम था, कंटिन्यूअस फायर करने से गर्म हो जाता है। तो यहाँ तोप यहाँ तोप यहाँ तोप यहाँ तोप पूरा बिचा के 16-14 डेज से फायर कर रहा है इधर वाल को, टूट ही नहीं रहा है, टूट रहा है कुछ कुछ, हो ही नहीं रहा है। कंटिन्यू फायर करो, मोहम्मद तू ऑर्डर दे रहा है, पिताजी बेटा जो इसको बनाया है वो बोल रहा है नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो ये खुद फट जाएगा। एक दिन फट भी जाता है, मोहम्मद तू भी क्या होता है इंजूर हो जाता है। तो होते होते लास्ट में तो चलो जीत ही जाता है, इतना इतना दिन का बाद इसको हरा ही देता है। फिर जो आपका देखिएगा वर्ल्ड मैप आप देखने से तुर्की वगैरह जो एरिया है ना, मॉडर्न डे इस्तांबुल जो ऐसा एरिया है, उधर देखिएगा मेडिटेरियन सी से पूरा डायरेक्ट कनेक्टेड है, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी। वो जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये तुर्की है, और ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है। अगर आपका यहाँ दबदबा है तो क्या है, यहाँ जितना थ्रेड होता है ना वो ये लोग ही कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ फिर आपका ऊपर जो यूरोपियन कंट्री है वो लोग परेशान हो गया, इंडिया का साथ थ्रेड नहीं कर पा रहा, इसका साथ थ्रेड नहीं कर पा रहा, तो क्या किया जाए, करे तो भी। तो ये लोग मजबूरी में एक ये लोग में होता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होता है, तो इसी में तो ना आपका याद होगा क्या नाम था आपका, वो इंडिया को ढूंढने निकला था एक दिन यहाँ से, क्रिस्टोफर कोलंबस शायद, पहुंच गया यहाँ उल्टा पुल्टा, कंपास तो है नहीं, अमेरिका पहुंच गया यहाँ, नॉर्थ अमेरिका। फिर बोल रहा है ये है इंडिया, इंडिया नहीं था वो, आज जो जिसको रेड इंडियन बोलता है, जो उसका जो इनहेबिटेंट था यूएस का, अभी का अलग तो सब ब्रिटिशर है, रेड इंडियन नहीं था मेन इनहेबिटेंट। तो बोल रहा है ये है इंडिया, बाद में देखा ये तो इंडिया है नहीं, रेड इंडियन बाद में। फिर एक दिन जहाज लेके रिस्क निकला है एक पोर्तुगीज जिसका नाम था वास्को दा गामा। मजबूर है ना, यहाँ से ट्रेड नहीं कर पा रहा, इधर से घूर के अटलांटिक ओशन से घूर के आना पड़ रहा, घूर घूर के आया 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 आया, एक दिन इंडिया पहुंची गई। और उसमें एक कलिकत में लैंड किया, जिसमें एक जमोरिन बोल के एक रूलर हुआ करता था, बोला वेलकम किया उसको, आइए आइए। ये वापस जाके ये लोग को बता रहा है उधर है पूरा सोना का चिड़िया मिल गया, ब्लैक गोल्ड मिल गया। ब्लैक गोल्ड क्या है, पेपर्स जो आज हम लोग खाता है, ब्लैक पेपर्स वगैरह, और बहुत सारा है उधर नया नया चीज। चलो यहाँ फिर ग्रुप को लेके आया, अरब लोग भी है पहले से यहाँ, यही को बोलता है अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। फिर डच लोग कॉपी करके आता है, फिर इंग्लिश लोग भी कॉपी करके आएगा धीरे धीरे, फिर बाद में डेन्स लोग भी आता है, फिर फ्रेंच सबसे लास्ट में आता है। तो फ्रेंच और इंग्लिश का बीच में फिर फाइट होगा। आप सोच के देखिए, आप अपना घर में बैठा हुआ है किचन में, आपका घर में आके 2-3 लोग लड़ाई कर रहा है, आप पूछा है क्यों लड़ाई कर रहा है, बोल रहा है आपका रूम को कौन कब्जा करेगा उसको, आपका इज्जत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इंडियन की इज्जत ही नहीं है। बाहर वाला लोग यहाँ आके बेटेल कर रहा है, क्यों, इंडिया को कौन रूल करेगा, इंडियन रूलर लोग बस आराम से बैठा हुआ है, मजबूर है। तो यही है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो अभी हम लोग शुरू कर सकता है कि पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच कैसे आया है। और किसी को अगर डाउट हो आज यूएसए में इतना ब्लैक लोग क्यों है, तो शायद मैक्सिमम लोग को तो पता है। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के बाद यहाँ देखा है कि यहाँ सोर्स बहुत सारा है। वो लोग क्या करता है, यहाँ से जाके अफ्रीका से पूरा ब्लैक लोग को उठा उठा के काम करने के लिए यहाँ ले जाता, पूरा स्लैब बना दिया, स्लैब बना रहा है पूरा। प्रेसिडेंट चेंज होते गया, अब्राहम लिंकन लोग जैसे आ गया, बाद में बोला है ये लोग को फ्री कर दो, स्लैब सिस्टम अभी से नहीं होगा, सिविल वॉर चलता है। होते होते देखिएगा यहाँ आज का जितना ब्लैक लोग है वही है लेके गया हुआ। और यहाँ जितना आजकल है ना, जितना अमेरिकन अमेरिकन खुद को बोलता है, ओरिजिन देखिएगा आयरिश मैक्सिमम पूरा यहाँ का ही तो है, पूरा यूरोपियन ही तो है सब।
चलो ठीक है, ये लेक्चर भी बहुत हो गया, अभी ये को देखता है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस ट्रेडर्स, इसको शॉर्ट शॉर्ट करके पड़ेगा, हाँ, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5। फर्स्ट होगा आपका पोर्तुगीज, इसका बारे पढ़ लेता है। वास्को दा गामा 1498 कहाँ लैंड हुआ? कलिकत। फिर रूलर एक हुआ करता था, शायद पूछ ले, उस समय, जिसका नाम था जेमोरिन। वेलकम किया, आइए। फिर ये लोग कैपिटल शुरुआत में बनाया था आपका कोचीन को, फिर बाद में होते होते बन गया गोवा। और इसमें गवर्नर को भी पूछ देता है, ये लोग का गवर्नर था, फर्स्ट को पूछता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज, फ्रांसिस दी अल्मेदा, ये फर्स्ट गवर्नर है, हाँ, याद कीजिएगा। एल्फोंसो दी एल्बरक्युर्क, QUERQUE, ये क्या है? किसी का माइक ऑन है, काइंडली जिसका पीछे कुत्ता भौंक रहा है ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा, गोवा का कॉन्क्वेस्ट याद कीजिएगा। वैसे मैक्सिमम सवाल इसी में आता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आपका पोर्तुगीज कौन है? फ्रांसिस दी अल्मेदा, फिर अल्फोंसो, फिर बाद में निनोदा कूना बोल के भी आएगा, वो सब हो जाएगा, उसको नहीं पड़ेगा। पोर्टुगीज के वजह से ही टोबैगो सबसे पहले आया है, शायद सवाल तो नहीं आना चाहिए, फिर भी लिख लीजिए। टोबैगो कल्टीवेशन इंडिया में पोर्टुगीज शुरू किया है, और प्रिंटिंग प्रेस भी ये लोग ही शुरू किया है। और जो किंग ऑफ जो पोर्तुगल था, जो चार्ल्स टू बोल के, और सॉरी, एक पोर्टुगल का उस समय एक किंग हुआ करता था, तो चार्ल्स टू बोल के जो इंग्लैंड का एक किंग था, उसको बॉम्बे को दावरी में दे दिया, बोला कैथरीन ब्रागेंजा को शादी करने में। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप लोग खुद थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कीजिएगा। फिर सेकंड देखता है आपका डच। डच में कुछ नहीं देखना है आपका, बस फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, इतना जानिए। फिर इंग्लिश को तो क्या पढ़ना है ना, इंग्लिश को तो पढ़ेगा ही पूरा, आगे जितना 1947 तक इंग्लिश को ही पढ़ेगा। और जहांगीर का कोर्ट में आया था, याद कीजिएगा, हॉकिंस और विलियम हॉकिंस। थॉमस रो। हाँ, तो बाद में ये लोग सक्सेस हो ही जाता है फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करने में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ था? सूरत, ये याद कीजिए। और फिर डेंस लोग आएगा, इसका
सर फर्स्ट, हाँ बोलिए। सर ये फर्स्ट फैक्ट्री कभी कभी मसूलीपट्टनम बताते सर, वो क्या काम 1611 है में बना ये का, इंग्लिश का ना? मसूली, हाँ मसूलीपट्टनम ये 1611 में बनाया था बोला ना, और उसके बाद हाँ, सूरत में 1612 में हो गया सर, ऐसे कई कई बताता सर। कौन है नहीं एग्जैक्टली नहीं नहीं, जिसको किसको सूरत है, हाँ सूरत है, सूरत, सूरत। सूरत को मानना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, सूरत है, सूरत ही है, ठीक है ना? ठीक तो है सर। फर्स्ट फैक्ट्री देम्स का ट्रेन क्वेबर, नाम सिर्फ याद रखिए, फर्स्ट फैक्ट्री पूछ देता है कभी कभी ना। और देम्स के बाद आपका आएगा फ्रेंच, पहले लिख लीजिए, फिर इसमें हम कैसे सवाल आता है बताएगा। ये लोग का हेडक्वार्टर बहुत पूछता है, एलडीसी में भी एक बार पूछा था, जो कैंसिल हो गया था। एपीएसएस भी स्कैम होने से पहले जो एग्जाम हुआ था एलडीसी में, पोंडिचेरी। हाँ सर अच्छा, कोई, हाँ बोलिए। सर वो लोग ना क्या था, जो ब्रिटिशर्स लोग है ना, वो हम ऐसे पढ़ा था जैसे लगा है, जो फर्स्ट जो मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ना, पोस्ट, उसके बाद मतलब ये लोग से फाइटिंग करके ना सर, ये पोर्चुगीज से फाइटिंग करके सूरत में 1613 को ये किया था, मतलब फैक्ट्री खोला था बोल के, तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, कौन ठीक सा है, होगा, इसको हम एग्जाम में बताते कैसे हैं। लिखेगा। आपका देखिएगा पोर्तुगीज, उसमें गुजरात सूरत में आपको फैक्ट्री खोलने के लिए पोर्तुगीज से लड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि पोर्तुगीज लोग कहाँ कहाँ तक है देखिएगा। पोर्तुगीज का कंट्रोल आपका गोवा, कोचिन, ये सब एरिया ही है, ठीक है ना? चलो आप ये कीजिए, सूरत, सूरत है, हाँ सूरत, मसूलीपट्टनम नहीं है। तो एक बेतेल देख ओके लेता सर। है। हाँ हाँ, बेतेल ऑफ स्वाली शायद आ जाता है, ब्रिटिश वर्सेस पोर्तुगीज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बेतेल ऑफ वांदीवास ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ता है, मतलब ये लोग का समझ लीजिए लास्ट वॉर जैसे ही है, जिसमें मजबूरन मतलब फ्रेंच को जाना ही पड़ेगा, इस तरह का। बेतेल ऑफ बेदारा। तो ये जो बैटल ऑफ सॉल, ये बैटल ऑफ वन दिवस, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आने से हम लोग कैसे लिखेगा? कंसिक्वेंसेस नहीं आएगा, ऑलरेडी हम लोग डिटेल में ही जा रहा है अभी, और इतना डिटेल आप मतलब ना काइंडली ये कीजिएगा, हम लोग क्या एग्जाम देने जा रहा है उसको भी थोड़ा सोच लीजिएगा। हाँ क्योंकि ये जो कोर्स का जो इसका जो सोल पर्पस है जो हम लोग इसमें खोला है, ये तो एलडीसी, यूडीसी और एसआई के लिए ही है ना। चलो ठीक है, इसमें आप लोग को कैसे क्वेश्चन आएगा हम बता देगा। पोर्टुगीज से वास्को दा गामा कब लैंड किया, कहाँ लैंड किया, वो जानिए। चलो अगर ज़्यादा ही हुआ तो जेमोरिन को पूछ दे, और कैपिटल को तो बताने जरूरी नहीं है, गोवा ही था। और गवर्नर फर्स्ट कौन है, फ्रांसिस डी अल्मेida। डच का मसूलीपट्टनम। अच्छा कोई बताए तो, डच कौन सा कंट्री है? नीदरलैंड। गुड। फिर इंग्लिश का तो सर छोड़ ये ही दीजिए। डच का ये फर्स्ट फैक्ट्री जो ट्रंकोबर है क्या? क्या बोला है? ये डेनिस का जो फर्स्ट फैक्ट्री लिखा है, ये ट्रंकोबर है क्या? हाँ हाँ, ट्रेन को बार। वो फैक्ट्री मतलब जहाज सेटअप किया था, वो जगह का नाम है? हाँ हाँ, जगह का नाम है। अरे यार तो फिर सर फर्स्ट फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम ही दिखा रहे हैं ना, 1605 बोल के। आप क्या से देख रहे हैं? नहीं मेरा नोट्स है सर, फर्स्ट कंपाइन वो तो करके क्या क्या का है? मेरा अरिहंत का है सर। एक बार थोड़ा अपनी आप फैमिली आप बात में आप आप लिख, आप ट्रेन को बार ही लिख लीजिए, ठीक है ना? हम्म, इसमें डेट स्पेसिफिकली सर एक्चुअली मेंशन किया है ना 1605 बोल के, इसलिए हम पूछ रहे थे मेरा यहाँ हम्म। पे। ओके सर। लक्ष्मीकांत में सूरत ही है। हम्म।
ठीक है, सोर्स भी मैटर करता है, चलो होगा। आप जो लिखा रहा है काइंडली लिख लीजिए इसको। और बेटेल ऑफ स्वाली, बेटेल ऑफ वंदीवास, बेटेल ऑफ बेदारा, इसका कंसिक्वेंसेस ये सब नहीं पूछेगा। कौन, वैसे पूछता नहीं है, हाँ, अगर पूछ ले बाय चांस कौन कौन लड़ा है इतना जान लीजिए, ठीक है ना। सर ये लास्ट वाला ब्रिटिश वर्सेस डच का क्या है? बैटल ऑफ बेदारा, बेदारा। हाँ बेदारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर एक पोर्शन है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, वो है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। इससे तो सवाल आता है, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। तो इसका गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट लिख लीजिए। इससे पहले तो वारेन हस्टिंग का याद होगा ना, वो गवर्नर जनरल था और गवर्नर था ये का बंगाल का। उस समय ये लोग का इतना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना, एक्ट वगैरह 1773 एक्ट। तो एक्ट का मुताबिक हम बताया ना, इतना मतलब मर्जी रूल करके डुअल गवर्नमेंट जैसे करके रॉबर्ट क्लाइव इतना पैसा कमा के चला गया। बाद में ब्रिटिश लोग को भी मतलब सोचना पड़ गया कि नहीं, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना पड़ेगा वहां जाने से, एक्ट बनाना है कुछ। तो जैसे 1773 या 72 का जो एक्ट वगैरह आएगा उसमें, एक्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट आपका सवाल सीधा ऐसे ही आएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हस्टिंग। और वारेन हस्टिंग में क्या क्या पूछ सकता है, फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया, कोर्ट वगैरह कलकत्ता में बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। और जिसका फर्स्ट जो चीफ जस्टिस होता है एलिजा इम्पे बोल के। सुप्रीम कोर्ट वाज established। फिर इसके बाद आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर ये भी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ अभी तक चेंज नहीं हुआ। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। फिर बाद में 1857 का वार के बाद वाइसरॉय हो जाएगा, ठीक है ना। फादर ऑफ, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लोग ही कोई लिखा रहा है सब, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। याद कीजिएगा ये फादर क्या क्या का फादर हो रहा है, ये लोग आता है। फिर इसका और एक इम्पोर्टेंट है, he introduced जमींदारी सिस्टम, याद कीजिए। फिर आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। इसका एक ही फेमस है, सब्सिडरी अलायंस। फर्स्ट ये नहीं क्या है, डुप्लेक्स बोल के एक था, वो पोर्तुगीज था, शुरू किया था, पर ये सब्सिडरी अलायंस इंग्लिश में यही है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका अंदर क्या होता था, आपको अलायंस बना लेगा पर आप पपेट बना देंगे फिर बाद में। और पहले जो एक लिखाया था याद होगा आपका, एंग्लो मराठा वार में, ट्रीटी ऑफ बसेन। साइन क्या है, यही।
लॉर्ड हेस्टिंग्स, बीच में कुछ कुछ गायब भी हो जाएगा, हाँ, जो मेंशन करने लायक नहीं है वो लोग को नहीं लिखाएगा गवर्नर, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग इंट्रोड्यूस्ड रयतवारी जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार जो टैक्स कलेक्ट करता था वो फ्लॉप हो गया, फिर आ गया रयतवारी, सीधा पीजेंट का साथ सेटलमेंट करना ये शुरू किया है। ये लिख लीजिए। और हाँ बोलिए। सर फादर ऑफ सिविल सर्विस, वो क्यों उसको ऐसा बोलते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन? हाँ, जो आपका हाँ सिविल सर्विस पहले, अब आज जो हम लोग जैसे यूपीएससी ऐसे बोलता है ना, तो पहले ब्रिटिश में भी ये होता था, आपका सिविल सर्विस का आपका एग्जाम होता था, ठीक है ना। तो उस समय उसको ब्रिटिश लोग भी बहुत कोई बदमाशी करता, बाद में लिटोन लोग आएगा कि 21 ईयर्स तक नहीं दे सकता है इस तरह का। तो बाद में ये कॉर्नवालिस भी मतलब इसका ये है कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडियन लोग के लिए, ठीक है ना, इंडियन लोग भी दे सकता है, और कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम होना है, ठीक है ना, इस तरह का बहुत सारा इसका डिटेल जान से है कॉर्नवालिस। तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है वो एग्जामिनेशन को लेके, इसीलिए। तो सिविल सर्विस मतलब समझ लीजिए आज का जो सिविल सर्विस है ना वही सेम ही है, पैटर्न तो बदल गया, पर वो जो आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। सर हाँ वो वेरन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग वो दोनों सेम है क्या? नहीं अलग है, अलग। थैंक यू सर। हाँ हाँ सर ट्रीटी ऑफ बेसिन में सेटलमेंट का थोड़ा हाँ रेवटवारी सर सेटलमेंट का सर थोड़ा सा और बता दीजिए। ओह अच्छा ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा होता है, जमींदारी सिस्टम में ऐसा होता है, जमींदार लोग को जैसे आप बोलता है ये माटी का जितना आपका प्रोड्यूस होगा आप टैक्स कलेक्ट करके 1/10 खुद रखिए, 11/10 जैसे हम लोग को जैसे दे दीजिए, इस तरह का होता था प्रोविजन। तो जमींदार लोग बदमाश हो गया, पैसा आ गया तो क्या हुआ, बंगाल में जाके एंजॉय कर रहा है, किसी और को अपना जगह असाइन करके रखा है, तुम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते रहो। तो फ्लॉप हो गया धीरे धीरे। तो बाद में ब्रिटिश लोग सोच रहे हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये मिडिलमैन सिस्टम हटाना है, सीधा रैयत लोग के साथ हम लोग डील करेगा, मतलब जो पेजेंट्स फार्मर वगैरह है ना वो लोग से ही सीधा हम लोग डील करेगा, कितना टैक्स देना है नहीं देना है, ठीक है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का बंद कौन है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओ सॉरी वेलेस्ली, WELLESLEY। सर थोड़ा ट्रीटी ऑफ बेसिन का थोड़ा बता दीजिए ना। वो पहले हम बता चुका है ये में, क्या एंग्लो मराठा वार में, आप शायद भूल गया होगा, देख लीजिएगा हाँ कल वो नोट्स में। हाँ चलो तो नेक्स्ट स्लाइड में जाता है। रयतवारी मतलब जो वेटीवारी करता है उसका साथ में डायरेक्ट बीच में वो उसका साथ में रयत का वही मतलब है, ठीक है ना। चलो फिर आपका अभी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए इसको लाने का कारण भी क्या है हम बताएगा। पहले इंडिया जैसे समझ लीजिए रफली एक मैप है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों में अलग अलग गवर्नर हुआ करता था एक समय। तो कौन किससे सुपीरियर है पता नहीं होता था। मराठा वार में भी ऐसे ही चल रहा था, ये कुछ ट्रीटी साइन कर दिया है, ये हल्ला कर रहा है। तो बाद में एक वो लोग एक्ट लेके आता है, इसमें 18 आपका 33 का आसपास कुछ है, उसमें क्या कर देता है कि ये जो बंगाल का जो गवर्नर होगा ना वो इन दोनों से ऊपर होगा, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया इसका, बंगाल वाला जो गवर्नर है, इसीलिए बोलता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इंडिया। पहले तो बंगाल बोल रहा था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब क्या है,
अभी एक ही गवर्नर जनरल होगा जो इंडिया को पूरा कंट्रोल करेगा। तो फर्स्ट है विलियम बेंटिक, फिर इसका कंट्रीब्यूशन है आपका राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके 1829 को सती सिस्टम को एबोलिश किया है। फिर चलो दूसरा छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद एक आएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का तो पता होगा कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब जो भी किंग का बेटा एडॉप्टेड सन वगैरह लोग क्या होगा आपका, वो किंग नहीं बन सकते। तो यही रीजन था आपका वो रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 का वार में कूद के आता, उसका भी वही हुआ था, पति को मार दिया पर उसका बेटा नहीं है, तो एडॉप्ट करने से भी उसको किंग नहीं मानेगा। फिर फर्स्ट रेलवे लाइन was laid। कोई बताइए फ्रॉम कहाँ से कहाँ? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने। रेलवे को लाने का भी बहुत बड़ा रीजन है, तो हो जाएगा वो सब डिटेल। फिर आपका इंट्रोड्यूस वही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वही है आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। और कहीं अगर दंगा वगैरह हो रहा है तो क्या होगा, ब्रिटिश आर्मी जल्दी पहुंच पाएगा, थ्रेड वगैरह स्पीड होगा। बंगाल से अभी अरेबियन सी से थ्रेड करना है तो क्या होगा, बंगाल से सीधा आपका गुजरात पहुंचा देगा, बंगाल से सीधा कोचिन पहुंचा देगा, इस तरह का। पर उसको इंडिया को भी बहुत फायदा हुआ है उससे। बाद में जो नेशनलिज्म जो फीलिंग्स उभर के आ रहा था वो सबको क्या है, गांधी जी लोग पहले जहाँ जो बस्ती को कहीं देखा भी नहीं उधर तक आराम से जा पा रहा है, और इंडियन जो गुड्स है उसको भी ट्रेड कर पा रहा है, इंडियन मर्चेंट लोग भी पैसा कमा पा रहा है। पर एक गलत भी क्या हो गया, इंडियन मर्चेंट लोग कमा के बाद में कोई इतना धनी हो गया, मिडिल क्लास क्रिएट हो गया, जो अपर मिडिल क्लास, वो लोग इंडियन वार में साथ देता ही नहीं था मैक्सिमम लोग, क्योंकि वो लोग को लेना देना नहीं है ना, ब्रिटिश रूल करो या इंडियन रूल करो, कमाई तो हो ही रहा है। फिर विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ इसी का समय। विडो लोग का पहले हालत बहुत खराब होता था। वाटर बोल के एक मूवी है जॉन अब्राहम का, देख लीजिएगा कभी समय मिलने से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा लोग एक रिलीजियस रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर उभर के आएगा, वो सब ही ये लोग को पूरा प्रेशर करा के बाद में विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया कि विडो जो रीमेरी कर सकता है, तो वह सब फिर सेंटीमेंट हर्ट करेगा इंडियन रिलीजन को लेके, सती को एबोलिश कर दिया। तो ये सभी बाद में सब एक्यूमुलेट होते होते ही आपका रीजन बन जाएगा 1857 का वार। ठीक है, इसमें इतना जानिए। अभी वाइसरॉय देख लेता है, इसके बाद मतलब समझ लीजिए अभी 1857 का वार हो रहा है। तो 1857 वार के बाद ब्रिटिश लोग भी एकदम शॉक्ड, ऐसे वार होते रहने से तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के नाम होता था, सिर्फ एक कंपनी था आके रूल यहाँ ट्रेड कर रहा था। इसके बाद क्वीन जो रियलाइज किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अभी से क्या है, क्वीन कंट्रोल करेगा, अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा, अभी क्वीन रूल करेगा इधर। तो उससे और सबको वादा किया है इंडियन लोगों की, अभी से हम लोग टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन है नहीं करेगा, प्रिंसली स्टेट लोग भी छोटा एरिया का जो किंग वगैरह लोग भी खुद रूल कीजिए, आप लोग को भी इज्जत करेगा अभी से। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सब्सिडरी अलायंस वगैरह से पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा फिर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सब एक्सपेंशन नहीं करेगा। फिर 1850 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 साइन होता है, जिसमें बोलता है अभी से
वाइसरॉय नाम रखेगा। वाइसरॉय का मतलब है आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आपका जैसा क्वीन, तभी से नाम रखता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को याद कीजिए। हाँ, ये 1857 का वार जब चल रहा था उसमें वाइसरॉय कौन था, ऐसे सवाल भी आ सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग। फिर आएगा आपका लिटोन, लॉर्ड लिटोन। ये बहुत खराब मानता है इसको, खराब एक वाइसरॉय था जो आपका वर्निकुलर प्रेस या और आर्म्स एक्ट वगैरह लेके आया है। मतलब कि इंडियन लोग इंग्लिश में ही छापना है, लोकल डायलेक्ट वर्निकुलर लैंग्वेज में नहीं छापना है। ऐसा क्या होगा, बस्ती बस्ती कोई भी एरिया का पढ़ के पता चलेगा, अच्छा अभी ये प्लान हम लोग को परसों अटैक करना है उधर। इंग्लिश में तो समझ में नहीं आता था मैक्सिमम को, एजुकेटेड वाला लोग को छोड़ के। तो लिटोन बोल रहा है वर्निकुलर प्रेस अभी से बंद, और आर्म्स एक्ट, आर्म्स नहीं रख सकता है इंडियन लोग। और जो सिविल सर्विस होता था उसमें बोल रहा है अभी से क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट जो 19 ईयर्स तक ही दे सकता है, ऐसे बोल रहा है। 21 तक नहीं करेगा। ये इंडियन लोग को ही कर रहा है। इंडियन लोग पहले से छोटा से इतना पढ़ के नहीं आता, वो लोग का जैसे इतना एडवांस वो लोग का ये नहीं है। क्या बोलता है आपका, एजुकेशन इतना एडवांस नहीं था। तो ऑब्वियसली आप उसको क्रैक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप भी कॉलेज पास होने का साथ साथ ही आपको ये एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, नहीं सकेगा। आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो वो चीज़ को दिखेगा। मिनिमाइज कराने की कोशिश कर रहा है, मिटिगेट किया है। फिर लिटोन का जितना भी ये था ना, जितना मतलब उसका एक स्टेप्स वगैरह था ना, वो सब मतलब इंडियन लोग का अगेंस्ट ही जा रहा है, इस तरह का हो रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। फिर नेक्स्ट लिखिए लॉर्ड रिपोन। इसका एक ही सवाल आने से आ सकता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट याद होगा, छोला लोका वगैरह, तो ये सब में थोड़ा जोर दिया है कि हाँ लोकल वाला लोग खुद का एक सेल्फ थोड़ा गवर्न कीजिए आप लोग, क्योंकि डे टू डे उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है उसको ब्रिटिश तो देखता नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए तो आजकल भी तो पंचायत बना के रखा हुआ है। अभी बस्ती में कुछ प्रॉब्लम होगा, सीएम सीधा आके तो नहीं देख सकता। फिर आएगा आपका लॉर्ड, ये सब आसपास में देखिए। अभी कांग्रेस फॉर्मेशन होने वाला है। लॉर्ड दफरिन 1884 1888 एओ ह्यूम का साथ मिलके लॉर्ड दफरिन वो बाद में दिखेगा। तो सवाल ऐसे आएगा लॉर्ड दफरिन से, जब कांग्रेस फॉर्मेशन 1885 में हो रहा था, वो उस समय गवर्नर कौन था, वाइसरॉय कौन थे? आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर कोई बताए तो लॉर्ड कर्जन बोलने से क्या याद आता है मॉडर्न इंडिया में? लॉर्ड कर्जन ट्राई कीजिए। बंगाल पार्टीशन। वेरी गुड, बंगाल पार्टीशन। ऐसे सीधा सीधा सवाल भी आता है।
पार्टीशन ऑफ, ये लोग को हम लोग डिटेल में देखेगा आगे। ये अभी तो सिर्फ हम लोग ये का चल रहा है ना, वाइसरॉय का चल रहा है, और ये गवर्नर वगैरह का। फिर लॉर्ड इरविन, इसको गांधी जी बाद में कैसे घुरा के रखता है वो भी बताएगा। लॉर्ड इरविन, इरविन फैक्ट 5 मार्च 1931 में दोनों साइन होगा। इरविन का बाद ये, चलो इसमें लिख लीजिएगा, इरविन पैक्ट। इसी में गांधी जी भगत सिंह वगैरह को नहीं बचा पाता है, वो भी देखिएगा। LITHGOW, लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 to 1944। तो इसमें सवाल ऐसे आता है, लॉर्ड कौन सा वाइसरॉय था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था? चलो इतना काफी है। लिख लीजिए इसको। आप लोग शायद कोई मूवी भी देखा होगा, कोई लोग होगा यहाँ, लास्ट वाइसरॉय बोल के एक मूवी है, स्लमडॉग मिलियनेयर का जो एक्टर है वो भी है, तो वो हॉलीवुड मूवी है। जो लॉर्ड माउंटबेटन वो लास्ट में आता है 1947 to 1948, पर उसमें वो सिर्फ इसलिए आता है कि इंडिया और पाकिस्तान को कैसे पीसफुली डिवाइड करें, और इंडिया को पावर ट्रांसफर पीसफुली कैसे करें, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी समय एक सिरिल रेडक्लिफ बोल के आदमी को भी बुलाता है, जो कभी इंडिया आया ही नहीं है, उसको इंडिया पाकिस्तान का लाइन डेमार्केट करने के लिए बुला रहे हैं, और गरम में पहुंचा है, बोला है पूरा गरम दिन में, उसको पूरा डिसेंट्री वगैरह भी हो गया, बाथरूम वगैरह में बैठ के वो ये लाइन ड्रॉ करके किया, ये पाकिस्तान ये इंडिया। तो लास्ट में हड़बड़ी हो गया है ब्रिटिश में भी ना, कि वो लोग को भी जल्दी छोड़ना है, और वर्ल्ड वॉर 2 में वो लोग का तो पूरा हालत ही खराब होके बैठेगा बाद में, देखिए। चलो तो आप लोग क्या अभी भी एनर्जी बचा है ना? कॉल करेगा क्या? यहाँ तक रखने से ही ठीक है आज के लिए। हाँ हाँ एनर्जी नहीं बचे सर। ठीक है अभी के लिए। ओके सर। ठीक है, होगा। खत्म हो गया। हाँ ऐसे ऐसे होने से भी ठीक है, क्योंकि आप लोग का मेजोरिटी डिसीजन का हिसाब से जाएगा, हम भी जबरदस्ती कैसे कराएगा ना। बैक टू बैक क्लास है ना। हाँ हाँ सही है, हम समझ सकते हैं, इसीलिए। हाँ तो कल हम लोग क्या पढ़ने जाएगा उसका ओवरव्यू थोड़ा दे देगा। कल हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेगा, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल जहाँ से आता रहता है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, जिसमें ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, जैसे प्रार्थना समाज, ये सब देख लेगा। फिर हम लोग टर्न करेगा प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन, जैसे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हमको लगता है और 2 दिन या मैक्सिमम 3 डेज में कोर्स खत्म हो जाएगा। सर वो तो नोटिस का कुछ हिस्ट्री वो सब कुछ पढ़ेगा क्या? नहीं वो नहीं। नॉर्थ ईस्ट का खुद का हिस्ट्री ही हम लोग जितना हिस्ट्री पढ़ा है उससे वास्ते।
सर हम लोग जो हिस्ट्री मतलब आर्ट्स का जो बैकग्राउंड नहीं है ना, तो उसको थोड़ा हाँ सा मतलब आप आइडिया दे पाएगा क्या, अगर नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री से आने से भी मतलब हाँ। कौन सा टाइप का आ सकता है आगे, क्योंकि अच्छा ये ना अच्छा। सर हाँ हाँ यहाँ पे मतलब सोर्सेज ढूंढना बहुत तकलीफ भी लग रहा है हम लोग को ना ठीक नॉर्थ है, ईस्ट होगा, का। उसमें हम बता के देखिएगा। हाँ। ओके नॉर्थ सर। ईस्ट का जो हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो आपका, थोड़ा ऐसा हाईलाइट ऐसा बता दें उसकी कि हम हाँ ये को, लोग हाँ हिस्ट्री देख। अहोम को पढ़िए। हाँ, अहोम से ही आता है। और नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री क्या है, अहोम ही है। तो अहोम सबसे रिलेटेड है, अहोम और ब्रिटिश। एक बुक है, अगर आप लोग पर बहुत लेंदी है। हाँ देखिए, आप उसको पढ़ के एक सवाल भी नहीं आता है उससे, तो लॉस हो जाता है। तो अगर फिर भी इंटरेस्टेड है तो अहोम का आपका फाउंडर देख लीजिए, और जो ग्रेटेस्ट किंग है उसको देख लीजिए, और अहोम का आपका खेल सिस्टम देख लीजिए, और कौन सा किंग जो आपका पोसा सिस्टम देके गया है वो देख लीजिए। पोसा सिस्टम ये हम लोग का स्पेशली अरुणाचली के लिए, ये सब देख लीजिए। हाँ, आपका ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं आता है। अहोम का हम तो पोजीशन देखा ही नहीं मतलब मैक्सिमम। और आपका ये नॉर्थ ईस्ट में, हाँ ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट में और ये देख सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब में जैसे मनीराम दत्ता, ये सब टाइप का लोग इसमें भाग लेगा, उसको थोड़ा देखिएगा। हाँ तो कहाँ में गूगल में दिखेगा क्या ना, ये हाँ नॉर्थ हाँ, ईस्ट का कुछ भी आइडिया नहीं है बाकी गूगल का में, थोड़ा गूगल में आपको हाँ मिल का जाता थोड़ा। है। हाँ, आपका एक बुक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम उसका बुक का नाम भी आपको हम बता सकते हैं। एक सेकेंड ना, ये बुक पर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, हम लिख देंगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, इसको ज्यादा टाइम दे के यहाँ से एक भी सवाल नहीं भी आता है। सर क्विट इंडिया मूवमेंट और ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ाएगा ना, उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी थोड़ा ऐसा बता दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हम डायरेक्ट अंधा है। देखता है ना, क्योंकि हम लोग का हिस्ट्री खुद ही इतना वास्ट है यार, देखना पड़ेगा इसको। हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोल के है, डॉक्टर एन लेगो, अरुणाचली है राइटर जो। ये अच्छा है ये बुक तो। हिस्ट्री ऑफ, पहले में हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत पहले में, ये यहाँ आप लोग का, यहाँ में मेरा एक फ्रेंड भी है धनु लेकर बोल के, वो हम लोग एक साथ मीन्स अपियर किया था फर्स्ट, जो पहले 2017 वगैरह का, तो उसमें हुआ करता था कि ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री ऑप्शनल वाला को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही सिलेबस रहता था, इसलिए हम भी इसको खरीदा था। उसके बाद तो कभी जरूरी नहीं पड़ा है। जैसे आपका ये में अहोम में आप ये को देख लीजिए, सुकापा जो फाउंडर है, और जैसे पोसा सिस्टम या ग्रेटेस्ट किंग में आपका प्रताप सिंगा। वैसे बोलता है यहाँ से जब किमिन होके जीरो जा रहा होता है, तो उसमें जो गोरा का ऊपर जो किंग बैठा हुआ है वो प्रताप सिंगा ही है, ऐसे बोलता है। तो देख लीजिएगा ये सर सब तब को। तो ना सर ये नॉर्थ ईस्ट का ये क्रोनोलॉजी को एक बार ऐसा बता दीजिए कि हम लोग उसका हिसाब से ऐसा गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकने से, क्योंकि हम कुछ भी हो नहीं ना हिस्ट्री का, तो कौन सा को आगे पढ़ना कौन सा को पीछे पढ़ना है ना। ठीक है, देख लेते हैं हाँ, समय होने से, पर उसको हम यस नहीं बोल सक रहे हैं अभी तक। हाँ, क्योंकि हम लोग का मेरा जो इंटरेस्ट है, हमको जो ड्यूटी दिया है वो मेरा एंशियंट मेडिएवल और मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है, तो अभी हम इसमें फिर डूब जाने से आप लोग का अनदर फिर बहुत दिन लग सकता है, तो देखता है हाँ लास्ट में समय बचने से। जी सर। हाँ ठीक है सर।
ठीक है चलो होगा, तो आप लोग भी थक गया होगा, रेस्ट कर लीजिए, कल मिलता है फिर ना। होगा सर, थैंक हाँ यू। थैंक यू सो मच सर। होगा सर। थैंक यू।